हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार की। इससे पहले हम बाजार क्या होता है, बाजार के कितने प्रकार होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो प्रतियोगिता के आधार पर जो बाजार होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या होता है एकाधिकार बाजार, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अल्पाधिकार और एक होता है एकाधिकारात्मक। एक और होता है द्वाधिकार, लेकिन द्वाधिकार आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब हम चलेंगे हमारे टॉपिक पे, जो है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या होता है ये मार्केट, तो इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शायद लास्ट चैप्टर में भी दे दी थी, लेकिन अभी वापस दे देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि इन विभिन्न बाजारों में जो एआर और एमआर वक्र है, जो आगम वक्र है, वो कैसे बनते हैं, वहां पर मैंने आपको बताया था इनका अर्थ। लेकिन अब मेन हम जब मार्केट का पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब ये मार्केट होता क्या है, तो वह बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या, यानी एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्रेता और विक्रेता बहुत ज्यादा मात्रा में हो। सीधी सी बात है, आपको प्रतियोगिता यानी इससे मतलब आपको पता चल रहा है कि प्रतियोगिता कहां पर होगी, जहां पर क्रेता और विक्रेता बहुत ज्यादा होंगे तो प्रतियोगिता है, इसका मतलब क्रेता विक्रेता ज्यादा है। याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, ठीक है ना। प्रतियोगिता यानी संख्या अधिक, ठीक है। उसके बाद जब संख्या अधिक है क्रेता और विक्रेता की, तो जो कीमत है उसको फर्म जो है वो प्रभावित नहीं कर सकती। जो कीमत होती है, क्योंकि अगर मैं कीमत अगर कम करता हूं मान लो, तो दूसरी भी कम कर देगी। मैंने अगर 15 से 10 रुपीज किया है तो दूसरी भी 10 रुपीज कर देगी। यानी मार्केट में जो प्राइस है वो सेम चलती रहेगी, जो प्रचलित कीमत है वो बराबर रहेगी सभी फर्मों के लिए और सभी वस्तुओं के लिए, जो वस्तु एक जैसी है, ठीक है ना। तो इसमें फिर ये चीज तो इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो विशेषताएं हैं उससे भी आप इसका अर्थ बना सकते हो। यानी ऐसा मार्केट जहां पर क्रेता और विक्रेता अधिक हो, और क्रेता विक्रेता अधिक होने से वो ज्यादा मांग पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, वो बाजार कहलाता है आपका कौन सा बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब हमारे एक अर्थशास्त्री हुआ करती थी जिसका नाम था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, लेडीज अर्थशास्त्री थी। उन्होंने इसको बताया कि वह बाजार जहां पर जो मांग है वो पूर्णतया लोचदार हो, उसे बोलते हैं हम कौन सा बाजार, बोलते हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। लास्ट लेक्चर में दो लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मांग होती है, एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है, वो क्या होता है, वो क्षैतिज होता है। क्यों होता है वो भी बताया था और बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। तो पूर्णतया लोचदार होता है। क्यों होता है, इसका कारण ये होता है कि एक तो बहुत ज्यादा संख्या होती है क्रेता विक्रेताओं की, विक्रेता की अगर ज्यादा संख्या है तो वो उत्पादन पर अपना थोड़ा सा हिस्सा ही रख पाएंगे, पूर्ति पर उनका हिस्सा थोड़ा सा रहता है। और पूर्ति पर क्योंकि हिस्सा थोड़ा सा रहता है तो वो मांग पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा, मार्केट में जो क्रेता और विक्रेता होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से संपर्क में होते हैं, तो उनको बाजार का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, जानकारी होती है, इसलिए वहां पे जो मांग वक्र है वो पूर्णतया लोचदार होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है, एक्चुअली सभी फर्म जो होती है वो अगर सभी मिल जाए, ठीक है ना, तो वो कहलाती है उद्योग। यानी यहाँ पर जो कीमत निर्धारित होती है वो उद्योग के द्वारा निर्धारित होती है, और उद्योग में जो कीमत निर्धारित हुई वो सभी फर्मों को स्वीकार करनी पड़ती है, ठीक है ना। और कीमत कैसे निर्धारित होती है ये आपने देख रखा है। कीमत निर्धारित होती है मांग और पूर्ति से। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, और यहाँ पर ये जो कीमत है ओपी, ठीक है ना, और इस पे जो डिमांड और सप्लाई आ रही है, जो भी डिमांड आ रही है और जो भी सप्लाई आ रही है वो दोनों बराबर है, और यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम हुआ। तो हमारी जो कीमत निर्धारित हो रही है ओपी, संतुलन कीमत, वो किससे निर्धारित हो रही है, वो उद्योग से निर्धारित हो रही है। और इसी ओपी कीमत को, मान लो किसी भी वस्तु की ओपी कीमत निर्धारित हुई, तो इसी ओपी कीमत को सभी फर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वही बाजार कहलाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब इस बाजार में जो एआर और एमआर कर्व कैसे होते हैं ये वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार वो फिर आप देख लीजिएगा। हमने वहां पे जो एग्जांपल लिया था उसमें देखा था कि जैसे फॉर एग्जांपल जो प्राइस है किसी भी वस्तु की वो 5 रुपए हो, ठीक है ना, 5 रुपीज, ठीक है ना। क्वांटिटी जो है वो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 क्वांटिटी हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टीआर आएगी वो क्या आएगी, टीआर कैसे आती है, 5 इंटू क्वांटिटी, ठीक है ना। यानी प्राइस को क्या क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 10 15 20 और 25। जो हमारी एआर और एमआर आएगी वो भी सेम आएगी कीमत के। टीआर का अंतर एमआर होती है, यानी 5 से 10 यानी 5, 10 से 15 यानी 5 और 5। एआर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 5 में 1 का 5, 10 में 2 का 5, 15 में 3 का 5, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, एआर और एमआर बराबर क्यों आती है, क्योंकि कीमत बराबर है ना। कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। कीमत
फर्स्ट क्वांटिटी के लिए भी 5 है, सेकंड क्वांटिटी के लिए भी 5 है। अगर कीमत में चेंज हो जाता है तो AR/MR बराबर नहीं होगी, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत में चेंज नहीं होगा, और कीमत में चेंज नहीं होगा तो AR और MR भी बराबर आएगी। तो हमारा जो वक्र होता है वो इस प्रकार से होता है, पूर्णतया लोचदार, यानी एक्स अक्ष के समानांतर, जहां पे AR बराबर होता है MR के और ये बराबर होते हैं कीमत के। और यहां पर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर OQ मात्रा खरीदनी है तो भी कीमत OP है ना, OQ1 खरीदनी है तो भी कीमत OP, ठीक है ना, यानी कीमत वही सेम रहेगी। तो ये कहलाता है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसमें AR/MR वक्र इस तरीके से होता है, कीमत इस तरीके से निर्धारित होती है। मान लो यही OP कीमत है, ये OP कीमत, इस OP कीमत पे AR और MR क्या है, बराबर है, और ये तालिका भी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। ओके, यहां तक आप समझ गए। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है, तो कुछ विशेषताओं तो इसके अर्थ से हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, ये भी इसकी विशेषता है, ठीक है ना। वस्तुएं जो है वो समरूप एक जैसी होती है, यानी रंग रूप आकार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी विशेषता है। कीमत स्वीकार करनी पड़ती है, ये भी विशेषता है। कीमत एक जैसी होती है, ये भी विशेषता है। बाकी कुछ विशेषताएं मैंने लिख रखी है यहाँ, तो अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली विशेषता है अधिक क्रेता और विक्रेता, ये आपको सबसे इसके अर्थ में बताया है। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो मांग और पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते, जो भी चल रही होती है उसमें थोड़ा बहुत उनका योगदान होता है, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं हम। समरूप वस्तुएं, यानी वस्तुएं जो होती है वो रंग रूप आकार वजन इसमें एक जैसी होती है, और इसमें अगर एक जैसी है तो फिर कीमत क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, है ना। तो समरूप वस्तुएं होती है, तो अगर मान लो एक बंदा अगर कुछ समरूप वस्तु है और उसकी कीमत में चेंज कर देता है तो वो जो क्रेता है वो दूसरे के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वही वस्तु उसको दूसरे के पास सस्ती मिल रही है, इसलिए कीमत में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वस्तु समरूप है, एक जैसी है, ठीक है ना। प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता, इसको ध्यान से समझना। प्रवेश यानी दीर्घ काल में, है ना, दीर्घ काल में कोई भी फर्म इस मार्केट में आसानी से आ सकती है और आसानी से जा सकती है। क्यों? क्योंकि दीर्घ काल में किसी भी फर्म को सामान्य लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? सामान्य लाभ। क्यों होता है सामान्य लाभ? क्योंकि अगर अतिरिक्त लाभ होगा तो नई फर्में बाजार में आ जाएगी कि भाई इस मार्केट में तो प्रॉफिट हो रहा है तो मैं चलता हूं, है ना। वो आएगा तो फर्में बढ़ जाएगी तो लाभ जो है वो अतिरिक्त से वापस सामान्य पे आ जाएगा। अगर इस बाजार में हानि होगी तो कुछ पुरानी फर्में बाजार छोड़ देगी तो वापस सामान्य लाभ हो जाएगा। यानी दीर्घ काल में इस मार्केट में सामान्य लाभ होता है, जबकि अल्प काल में अतिरिक्त लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों हो सकती है, ठीक है ना। उस मैटर पे आपको जाना नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, फर्म हानि होने पर मार्केट को छोड़ के जा सकती है। साधन पूर्ण गतिशील का मतलब साधन पूर्ण रूप से गतिशील, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं इस मार्केट में, ठीक है ना। बाजार का पूर्ण ज्ञान, यानी जो विक्रेता क्रेता होते हैं वो बहुत आपसी संपर्क में रहते हैं, करीब करीब रहते हैं, तो उन्हें मूल्य का भी पूरा ज्ञान रहता है और कितनी डिमांड और सप्लाई चल रही है इसका भी पूरा ज्ञान रहता है, तो बाजार की पूरी जानकारी रहती है। फर्म जो होती है वो कीमत स्वीकारक और मात्रा समायोजक होती है। कीमत स्वीकारक का मतलब उद्योग में जो कीमत, जैसे ओपी कीमत निर्धारित होगी तो ओपी कीमत उसको स्वीकार करनी पड़ेगी, वो अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकती। हाँ, उसी कीमत पे वो ज्यादा मात्रा बेचे या कम मात्रा बेचे वो उसकी मर्जी, यानी मात्रा समायोजक, ठीक है ना। उसके बाद गलाघाट प्रतियोगिता, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता, तो प्रतिस्पर्धा जहां पे होगी वहां पर प्रतियोगिता जो होगी वो गलाघाट होगी, यानी एक दूसरे से ज्यादा वो प्रतिस्पर्धा करेंगे। परिवहन लागत नहीं, इस मार्केट में क्या होता है, परिवहन लागतें नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सब पास पास में रहते हैं। अगर परिवहन लागत आएगी तो फिर वो पूर्ण प्रतियोगिता नहीं कहलाएगी, क्योंकि परिवहन लागत आने से कीमतों में चेंज आ जाएगा, परिवहन लागत भी उसमें जुड़ेगी, ठीक है ना। तो परिवहन लागत इस मार्केट में नहीं होती है। अब लास्ट में फाइनल चीज, ये मार्केट आपने जितना भी मेरे मुंह से सुना है, जितना भी यहाँ देखा है, ये मार्केट जो है ये एक काल्पनिक अवधारणा है, ये वास्तव में नहीं पाया जाता है ऐसा मार्केट, क्योंकि कीमतों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, प्रतियोगिता होती है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता होती है। एक चीज और, इस मार्केट में जो वस्तुएं हैं वो समरूप है तो एक दूसरे की प्रतिस्थापन भी होती है, यानी एक की बजाय दूसरे को लिया जा सकता है, वो भी एक इसकी विशेषता हो सकती है कि प्रतिस्थापन वस्तु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काल्पनिक अवधारणा है, तो ये मार्केट में नहीं पाई जाती है, व्यवहार में ये नहीं पाई जाती है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एकाधिकार बाजार, ठीक है ना, अल्पाधिकार बाजार और एकाधिकारात्मक बाजार, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण प्रतियोगिता में है एकाधिकारात्मक और अल्पाधिकार और एकाधिकार, ये तीन मार्केट हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।